नमस्कार दोस्तों, आधार क्लासेस के YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे थे जिसमें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन और असहयोग आंदोलन के बाद में चोरी चोरा कांड की घटना पड़ी थी। बाद में गांधी जी ने बारदोली में असहयोग आंदोलन जो था वो स्थगित कर दिया था। अब असहयोग आंदोलन स्थगित करने के बाद में महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया गया था 10 मार्च 1922 में, और 10 मार्च 1922 को अरेस्ट करने के बाद में उन्हें ब्रूमफील्ड न्यायाधीश के द्वारा सजा सुनाई गई थी। 18 मार्च 1922 को उन्हें 6 वर्ष की कठोर सजा सुनाई गई है, जेल की सजा सुना दी गई है। अब गांधी जी जेल में चले गए हैं। उसके बाद में आगे की जो घटना है वो आज हम पढ़ेंगे। तो इसमें आज हम जिन जिन मामलों पर चर्चा करेंगे उनके बारे में पहले मैं आपसे बता देता हूँ कि एक तो हम स्वराज्य पार्टी के बारे में पढ़ेंगे जो आधुनिक इतिहास में रीट में, पुलिस में और राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस दोनों में है स्वराज्य पार्टी के बाद में आज हम आगे जो चर्चा करेंगे उसमें एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी संगठन है HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। HRA के बाद में HRA के द्वारा एक घटना होती है जिसका नाम है काकोरी कांड। काकोरी कांड की घटना की चर्चा करेंगे दोस्तों। इसके बाद में काकोरी कांड पढ़ना है। काकोरी कांड के बाद में एक और संगठन आता है HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इसके बाद में काकोरी कांड हो गया, HSRA हो गया। लाहौर, यहाँ पे एक लाहौर षड्यंत्र केस है। उससे पहले की जो घटनाओं की हम बात करें तो सैंडर्स की हत्या होती है यहाँ पे, सैंडर्स की हत्या, और असेंबली पे बम फेंकने की जो घटना होती है, असेंबली पे बम कांड की घटना। और इसके अलावा यहाँ पे हम लाहौर षड्यंत्र केस की बात करेंगे आज। लाहौर षड्यंत्र केस, साइमन कमीशन, एक साथ में हम साइमन कमीशन लेंगे यहाँ पे, साइमन कमीशन। और इसके अलावा नेहरू रिपोर्ट। तो ये हम आज 1922 के बाद से लेकर के 1928-29 तक की घटनाओं की हम क्रमवाइज चर्चा करने वाले हैं। ये पेपर की दृष्टि से ये पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कॉन्सेप्ट को हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप डेफिनेटली फैक्ट के जो क्वेश्चन होते हैं वो आसानी से कर सकते हैं। ये घटनाएं जो हैं ये क्रमबद्ध श्रृंखला में आपसे जुड़ जाती हैं। इनका जो क्रम है, जो है सार जो है, कंक्लूजन जो है वो अगर लगातार याद रहता है क्रमबद्ध तरीके से, तो क्रमबद्ध तरीके से इतिहास को पढ़ना ज़्यादा आसान होता है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं स्वराज्य पार्टी की। स्वराज्य पार्टी। अब यहाँ पे दो प्रकार के लीडर हैं कांग्रेस में, कांग्रेस के अंदर। एक तो है परिवर्तनकारी नेता हैं, परिवर्तनकारी जिनको चेंजेस लीडर कहा गया है। इसमें महत्वपूर्ण नाम की हम बात करें तो CR दास का नाम आता है, और एक नाम आता है मोतीलाल नेहरू का, मोतीलाल नेहरू। तो ये CR दास और मोतीलाल नेहरू जो हैं ये परिवर्तनकारी नेता कहलाते हैं। इसके अलावा कांग्रेस में दूसरे प्रकार के जो नेता हैं वो हैं अपरिवर्तनकारी नेता। अपरिवर्तनकारी नेताओं में हम बात करें तो यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद का नाम आता है, राजेंद्र प्रसाद के बाद में डॉक्टर अंसारी, सरदार पटेल। और ये महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी नेता हैं। राजेंद्र प्रसाद हैं, डॉक्टर अंसारी हैं, सरदार पटेल हैं। अब यहाँ पे दूसरी घटना आपको साथ में याद रखनी है। गांधी जी जो हैं वो जेल जा चुके हैं। 18 मार्च 1922 से इनको सजा सुना दी गई है। कितने वर्ष की सजा सुनाई थी? 6 वर्ष की सजा इनको सुना दी गई है। किस न्यायाधीश के द्वारा? ब्रूमफील्ड न्यायाधीश के द्वारा। अब यहाँ पे आगे नेक्स्ट जो अपना क्रम में आने वाली जो घटना है उसमें हम बात करते हैं कांग्रेस के अधिवेशन की। क्यों यहाँ पे हमें साथ में कांग्रेस के अधिवेशन भी ध्यान में रखने हैं, क्योंकि ये सारी जो घटनाएं हैं
वो किसी ना किसी कांग्रेस अधिवेशन से जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे देखिए कांग्रेस का अधिवेशन होता है 1922 में, ये बात 1922 की है। स्वराज्य पार्टी जो है इसका गठन हम पढ़ेंगे, स्वराज्य पार्टी का गठन होता है मार्च 1923 में। स्वराज्य पार्टी का गठन कब होता है? मार्च 1923 में होता है। स्वराज्य पार्टी के संस्थापक की हम बात करें तो इसके संस्थापक दो लोग हैं, एक तो CR दास और एक मोतीलाल नेहरू। तो इसके संस्थापक जो हैं, इसके अध्यक्ष जो हैं वो CR दास बने हैं और इसके महासचिव जो बनाया गया है स्वराज्य पार्टी का महासचिव मोतीलाल नेहरू को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? मोतीलाल नेहरू को। अब देखिए नेक्स्ट बात है, कांग्रेस का ये जो अधिवेशन हो रहा है 1922 का अधिवेशन, ये अधिवेशन गया में हो रहा है। गया आप सभी को याद है बौद्ध धर्म का स्थान है एक, और ये कहाँ पड़ता है? बिहार में, वर्तमान बिहार में पड़ता है गया। कहाँ पड़ता है? बिहार में। अब 1922 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ कहाँ पे? गया में। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पे आपको ध्यान जो रखनी है वो ये है कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो कर रहे हैं वे हैं CR दास। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? CR दास। CR दास अध्यक्षता कर रहे हैं। अब यहाँ पे CR दास के द्वारा एक ऐसा प्रस्ताव लाया गया और उस प्रस्ताव में ये कहा गया कि जो विधान परिषद है, केंद्रीय विधान परिषद, इसमें हमें भाग लेना चाहिए। केंद्रीय विधान परिषद के चुनाव में हमें भाग लेना चाहिए और इन केंद्रीय विधान परिषद के जो चुनाव हैं उनमें भाग लेकर के हम हमारे सदस्य जिताएंगे। तो सरकार जो हमारे देश विरोधी कानून बना रही है, देश विरोधी कानून बना रही है सरकार, हम उन कानूनों का असेंबली में विरोध कर सकें। असेंबली में क्या कर सकें? विरोध कर सकें। कानून बनाने की प्रक्रिया में हम अड़चन डाल सकें ताकि हमारे विरुद्ध में किसी प्रकार की ऐसे कानून न बने जो हमारे लिए खतरनाक होते हैं। अब ऐसा यहाँ पे प्रस्ताव रखा गया तो ये परिवर्तनकारी जो नेता थे, ये नेता जो थे इस बात के विरोध पर आ गए। इन्होंने कहा कि हम लोग देश की आज़ादी चाहते हैं, हम स्वतंत्रता स्वराज्य चाहते हैं, हमें कोई राजनीतिक पदों का लालच नहीं है। आप तो राजनीतिक पदों के लालच में आ गए हैं। तो इन्होंने कहा कि हम भी देश की आज़ादी चाहते हैं आपकी तरह से, लेकिन हमारा कार्य करने का तरीका अलग है और आपका कार्य करने का तरीका अलग है। तो यहाँ पे इस बात का विरोध किया गया। जो प्रस्ताव CR दास लेकर के आए थे, प्रस्ताव का विरोध किया गया। तो इस कारण ये दोनों लोग नाराज हो गए और इन्होंने कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया। क्या दे दिया? कांग्रेस से त्याग पत्र। कांग्रेस छोड़ दी। किसने? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। अब ऑलरेडी महात्मा गांधी जो है वो जेल जा चुके हैं। असहयोग आंदोलन जो है वो स्थगित हो चुका है, एक बड़े लेवल का आंदोलन था। और कांग्रेस के जो अन्य लीडर थे, देश की आज़ादी के लिए कुछ नया जोश और उमंग उनमें था, जो बहुत कुछ करने वाले थे। उन्होंने कहा कि इस तरीके से हम लोगों में आपसी फूट पड़ेगी तो हम हमारा जो उद्देश्य है वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप ऐसा मत कीजिए कि हम आपस में मत बटिए, साथ रह करके हम आंदोलन चलाएं। और जो हमारी विरोधी है ब्रिटिश सरकार, अंग्रेज जो हैं, वो तो चाहते यही हैं कि ये आपस में झगड़ते रहें और हम शासन करते रहें। तो इसलिए CR दास और मोतीलाल नेहरू को यहाँ पे कांग्रेस के द्वारा एक परमिशन दी गई कि आप अपनी एक अलग पार्टी बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अलग पार्टी बना करके उसमें काम कर सकते हैं। तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज्य पार्टी का गठन किया है और मार्च 1923 में, कहाँ पे? मार्च 1923 में स्वराज्य पार्टी जो है ये कहाँ पे स्थापित की गई थी? इसकी स्थापना वाला स्थान भी आपको ध्यान रखना है, आनंद भवन इलाहाबाद में। आनंद भवन इलाहाबाद में स्वराज्य पार्टी का गठन किया गया। अब स्वराज्य पार्टी जो है इसकी स्थापना हो चुकी है। इधर महात्मा गांधी जो हैं वो जेल से रिहा कर दिए गए 1924 में। उससे पहले चुनाव होते हैं, उस चुनाव के परिणाम की हम बात करते हैं। केंद्रीय विधान
परिषद के चुनाव हुए, स्वराज्य पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे। केंद्रीय विधान परिषद के चुनाव हुए, उसमें स्वराज्य पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे। कितने सीटों पे चुनाव हुए? 101 सीट पे चुनाव हुए। कितने सीट पे? 101 सीट पे चुनाव होते हैं और स्वराज्य पार्टी यहाँ पे 42 सीट जीतती है। ये बात ध्यान रखना है। केंद्रीय विधान परिषद के चुनाव में स्वराज्य पार्टी भाग लेती है और 101 सीटों पे चुनाव होते हैं। उनमें से स्वराज्य पार्टी के जो सदस्य हैं वो कितनी सीटों पे विजय प्राप्त करते हैं? वो 42 सीटों पे विजय प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से सबसे ज़्यादा जो सीटें प्राप्त हुई हैं वो प्राप्त हुई हैं बंगाल से। कहाँ से? बंगाल से। इसके अलावा पार्टी की यूपी और बम्बई में भी पोजीशन जो है वो अच्छी रहती है। अब यहाँ पे महात्मा गांधी जो है आगे रिहा कर दिए जाते हैं। 5 फरवरी 1924 को जेल से बाहर आ जाते हैं। 5 फरवरी 1924 को महात्मा गांधी जेल से बाहर आ जाते हैं और जेल से बाहर आने के बाद में CR दास और मोतीलाल नेहरू के साथ मुलाकात होती है। इनके द्वारा कहा जाता है कि हमने तो राष्ट्रीय आंदोलन में की लड़ाई के लिए एक स्वराज्य पार्टी का गठन कर लिया है। अब यहाँ पे महात्मा गांधी के साथ में एक समझौता होता है। महात्मा गांधी के साथ में समझौता होता है और वो समझौता कहलाता है गांधी दास पैक्ट के नाम से। गांधी दास पैक्ट के नाम से समझौता हुआ। किस नाम से? गांधी दास पैक्ट के नाम से समझौता होता है 1924 में, गांधी के जेल से बाहर आने के बाद में। अब यहाँ पे एक अधिवेशन होता है बेलगांव में। साथ में हम कांग्रेस के अधिवेशनों को जोड़ करके साथ चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस के अधिवेशन और राष्ट्रीय आंदोलन की घटनाएं एक दूसरे के पूरक हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे बनते हैं, यहाँ से जो पूछे जाते हैं। तो कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है 1924 में, 1924 का जो अधिवेशन है वो लगभग सभी कैंडिडेट को याद है, ध्यान में रखना है। कहाँ पे होता है? बेलगांव कर्नाटक में होता है। कहाँ पे होता है? बेलगांव कर्नाटक में। अब आपने पढ़ा है कि राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष महात्मा गांधी एक बार रहा है। राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष महात्मा गांधी कितनी बार रहा है? एक बार रहा है। किस अधिवेशन में? बेलगांव अधिवेशन में। बेलगांव अधिवेशन कब हुआ? 1924 में। बेलगांव कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। तो कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की और इसी अधिवेशन के दौरान गांधी दास पैक्ट 1924, जो गांधी दास पैक्ट हुआ है, उस समझौते की पुष्टि की गई। गांधी दास पैक्ट जो समझौता हुआ है उसकी पुष्टि किस कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई? 1924 के कर्नाटक बेलगांव अधिवेशन में। अब स्वराज्य पार्टी की अन्य गतिविधियों में भी आप बात करें तो स्वराज्य पार्टी का एक सदस्य जो है, स्वराज्य पार्टी की तरफ से जब चुनाव में भाग लिया जाता है 42 सदस्य जीतते हैं, तो उनमें से एक सदस्य जो है वो केंद्रीय विधान परिषद का अध्यक्ष भी रहता है। केंद्रीय विधान परिषद जो है, लेजिस्लेटिव असेंबली, उसका अध्यक्ष रहने वाले सदस्य का नाम आपसे पूछा जाए तो वो है विठल भाई पटेल। विठल भाई पटेल। आपसे पूछे कि 1925 में केंद्रीय विधान परिषद जो है उसके अध्यक्ष कौन थे, तो 1925 में केंद्रीय विधान परिषद के अध्यक्ष रहे हैं विठल भाई पटेल। अब हम स्वराज्य पार्टी की उपलब्धियों की बात करते हैं कि इस पार्टी के द्वारा क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं, कौन कौन सी ऐसी कोशिशें हैं जो स्वराज्य पार्टी के द्वारा की गई हैं। तो यहाँ पे उपलब्धियों की बात करें तो यहाँ पे ध्यान रखना है, एक तो मूडी मैन कमेटी की स्थापना की गई है। मूडी मैन कमेटी, आपको ध्यान रखना है। मूडी मैन, मैन मीन्स आदमी, मूडी मैन कमेटी का नाम रखा गया है, याद रखने के लिए रख सकते हैं मूडी मैन। तो मूडी मैन कमेटी का कार्य आपके दिमाग में आए क्या था, तो जो प्रशासनिक कार्य थे उनकी जांच करने के लिए मूडी मैन कमेटी की स्थापना की गई है। आपसे पूछा जाएगा कि स्वराज्य पार्टी ने निम्न में से कौन से उत्तरदायी कार्य किए हैं या नहीं किए हैं। स्टेटमेंट में ऐसा क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं।
तो यहाँ पे मूडी मैन कमेटी जो है उसका संबंध किससे है? प्रशासनिक कार्यों की जांच के लिए इस कमेटी का गठन किया गया था। और ये मूडी मैन कमेटी जो है वो किसके प्रयासों से बनी है? स्वराज्य पार्टी के द्वारा किए गए प्रयास से ब्रिटिश सरकार ने मूडी मैन कमेटी की स्थापना की है। नेक्स्ट दूसरी बात आप यहाँ पे करेंगे कि जो पुश्तैनी जमीन थी, पैतृक जमीन थी, पुश्तैनी जमीन किसानों की उत्तर प्रदेश में, उसे वापस लौटाया गया उन लोगों को जो लगातार जो जोतों पे जिन किसानों का अधिकार था, पुश्तैनी जमीन थी, उसके लिए प्रयास किए गए। इसके लिए उत्तरदायी सरकार के गठन के लिए प्रयास किए गए हैं। उत्तरदायी सरकार के गठन के लिए प्रयास किए किसने? स्वराज्य पार्टी ने। इसके बाद में नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाए। गोलमेज सम्मेलन जो है इनके आयोजन की मांग स्वराज्य पार्टी ने उठाई थी। गोलमेज सम्मेलन की मांग उठाई इन्होंने कि हम हमारा पक्ष जो रखें अंग्रेजों के सामने, इसलिए हमें बुलाया जाए, हमारी पक्ष हमारी बात वहाँ पे सुनी जाए, उसके अकॉर्डिंग कार्य किए जाएं। स्वराज्य पार्टी जो है ये 1925 के बाद में कमज़ोर पड़ गई थी। 1925 में CR दास की मृत्यु हो गई। CR दास की मृत्यु, किसकी मृत्यु हो गई? CR दास की मृत्यु हो गई, इसलिए स्वराज्य पार्टी कमज़ोर पड़ गई। और 1930 के बाद स्वराज्य पार्टी का अस्तित्व कंप्लीटली समाप्त हो गया। बात करते हैं क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण। क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण। अब यहाँ पे सबसे पहली बात ये आती है कि क्रांतिकारी आंदोलन जो है उसका आगे और होने के क्या क्या मायने हैं, कारण क्या हो सकते हैं। तो कारण हम जाने तो यहाँ पे जो युवा हैं उन्हें बहुत ज़्यादा जिज्ञासा आशा है, युवा जो हैं, क्योंकि आपने पढ़ा था कि जब असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था तो सभी युवाओं से कहा था कि 1 वर्ष के अंदर हम स्वराज्य प्राप्त कर लेंगे। उस समय से युवा लगातार इस आशा में है, भारत के जो नौजवान हैं वो इस आशा में हैं कि हमें हमारा कब शासन आएगा, कब हमें स्वराज्य प्राप्त होगा। तो इसमें जो क्रांतिकारी आंदोलन का हम दूसरा चरण पढ़ रहे हैं, इसमें क्रांतिकारी जो घटनाएं हो रही हैं उसके कारण हम जाने तो उसके कारण में हम जान सकते हैं कि एक तो असहयोग आंदोलन असफल हो गया है। क्या हो गया है? असहयोग आंदोलन असफल हो गया है। एक जो स्वराज्य पार्टी का गठन हुआ था वो भी ज़्यादा कुछ अधिक नहीं कर पाई है। और क्रांतिकारी आंदोलन होने के विश्व लेवल की भी कुछ घटनाएं हैं जो प्रभावित करती हैं। इटली को इथोपिया ने हरा दिया है। इटली को किसने हरा दिया है? इथोपिया, एक छोटा सा देश है, उसने हरा दिया है इटली को। ये मैसेज पूरी दुनिया में गया है। और इसके अलावा चीन ने बॉक्सिंग आंदोलन चलाया है। चीन ने कौन सा आंदोलन चला रखा है? बॉक्सिंग आंदोलन। बॉक्सिंग आंदोलन से तात्पर्य यहाँ पे यह है कि जो चीन के अंदर विदेशी सत्ता स्थापित हुई थी उनके विरुद्ध में, उनके प्रति उनको मार पीट करके समुद्र में डाला जाए। बॉक्सिंग का मतलब वही बॉक्सिंग जो आप सोच रहे हैं, बॉक्सिंग आंदोलन, मार पीट करके समुद्र में डालो। जितने भी चीन के अंदर अन्य देश के जो लोग शासन स्थापित किए हुए हैं इनसे भी पूरे दुनिया में मैसेज जाता है। इसके अलावा 1905 में जापान ने रूस को हरा दिया है। जापान ने किसको हराया है? रूस को। कब? 1905 में। और 1917 में रूसी क्रांति होती है। रूसी क्रांति, रूस के अंदर क्रांति होती है बहुत बड़े लेवल की। वहाँ जो राजतंत्र चल रहा था, राजाओं का जो शोषण चल रहा था, जनता उससे परेशान थी, उसके विरुद्ध में बहुत बड़े लेवल की क्रांति होती है जो सफल होती है। अब ये जो मैसेज है, ये मैसेज पूरी दुनिया में फैला, भारत में भी आया, तो इसलिए युवाओं में जोश आया। जैसा कि आपके पड़ोसी, आपके मित्र, घर परिवार में आपका रिलेटिव कोई RAS बनता है या कोई IAS बनता है या कोई 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड बनता है आपके साथ वाला, तो आप में एक अलग जोश और जुनून आता है। आप सोचते हैं कि इसने ऐसा किया तो हम क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हम।
तो ऐसी ही प्रेरणा, मोटिवेशन मिला इन घटनाओं से भारतीय युवाओं को। तो क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा जो चरण प्रारंभ होता है, इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं HRA की। HRA ये संगठन का नाम है HRA। इसका पूरा नाम है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में होती है। स्थापना कब होती है? 1924 में। इसके संस्थापक की हम बात करें तो इसके संस्थापक हैं सचिंद्र नाथ सान्याल। चंद्रशेखर आजाद, योगेश चटर्जी। इस संगठन का जो उद्देश्य वो है लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करना। लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना। सचिंद्र नाथ सान्याल ने एक पुस्तक भी लिखी है जिसका नाम है बंदी जीवन। क्या नाम है? बंदी जीवन। बंदी जीवन पुस्तक जो है, इसमें यह बताया गया है कि क्रांतिकारी कैसे बना जाता है, क्रांतिकारी बनने के तरीके बताए गए हैं। तो ये था HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1924 में की गई। इसके संस्थापक हैं सचिंद्र नाथ सान्याल, चंद्रशेखर आजाद, योगेश चटर्जी। और सचिंद्र नाथ सान्याल जो है, इसके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई बंदी जीवन। HRA का उद्देश्य क्या है? लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करना। अब HRA की स्थापना हो चुकी है। HRA का मुख्य उद्देश्य जो है वो राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है। क्रांतिकारी आंदोलन है। अंग्रेजों के विरुद्ध में ये आंदोलन चलाना चाहते हैं। अब इनके पास में समस्या ये है कि वित्तीय धन की आवश्यकता है इन्हें, और इनके पास में धन नहीं है। तो ये एक घटना को अंजाम देते हैं, और वो घटना कहलाती है काकोरी कांड के नाम से। तो आगे हम बात करते हैं काकोरी कांड की घटना। काकोरी कांड, तो काकोरी नामक जो स्थान है ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में, यूपी में पड़ता है। और ये काकोरी नामक रेलवे जो स्थान है ये सहारनपुर लखनऊ रेल लाइन पर आता है। सहारनपुर लखनऊ रेल लाइन। अब ये घटना होती है, वो तारीख है 9 अगस्त 1925। कब की घटना है? 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों के द्वारा एक ट्रेन को लूटा जाता है काकोरी नामक स्थान पर। वो सरकारी खजाना जा रहा था उस ट्रेन से। तो उस ट्रेन का नाम है एट डाउन ट्रेन को लूटा जाता है, और काकोरी नामक स्थान पे इसे लूटने का कार्य होता है, और इसमें ये सफल हो जाते हैं। तो ये घटना किस नाम से जानी जाती है? ये घटना काकोरी कांड के नाम से जानी जाती है। अब काकोरी कांड की जो घटना को अंजाम देते हैं क्रांतिकारी लोग, उन्हें अरेस्ट किया जाता है। यहाँ पे गिरफ्तारी होती है। तो गिरफ्तारी होती हैं टोटल, आपको ध्यान रखना है 29 गिरफ्तारियाँ होती हैं। कितनी? 29। इन पे मुकदमा चलाया जाता है। तो इन पे जो मुकदमा चलाया जाता है, उस मुकदमे की प्रक्रिया भी हमें साथ में ध्यान रखनी है कि 17 लोग ऐसे हैं जिन्हें लंबी सज़ा सुनाई गई है। लंबी सज़ा। इस 29 में से 4 ऐसे लोग हैं जिन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। 4 को क्या सुनाई गई है? उम्र कैद को। और 4 लोग ऐसे हैं जिनको फांसी की सज़ा सुनाई गई है। जिनको फांसी की सज़ा सुनाई गई है, उनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं। वे जो 4 लोग हैं जिन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई है,
उसमें एक का नाम आता है राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी जाती है गोरखपुर में। कहाँ पे? गोरखपुर। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखते हैं जोर कितना बाजवे कातिल में है। जो लाइन बाद में बोली गई है वो लाइन किसकी है? अशफाक उल्ला खां की। अशफाक उल्ला खां, इसका साथी अशफाक उल्ला खां। सरफरोशी की तमन्ना वाली बात जो लाइन है वो तो राम प्रसाद बिस्मिल की है, और देखते हैं जोर कितना बाजवे कातिल में है वो अशफाक उल्ला खां की लाइन है। अशफाक उल्ला खां को भी फांसी की सजा सुनाई गई है और इनको फांसी फैजाबाद में दी गई है। कहाँ पे दी गई है? फैजाबाद में। तो राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में। इसके अलावा एक व्यक्ति है रोशन लाल। रोशन लाल, रोशन लाल को फांसी दी गई है नैनी इलाहाबाद। कौन से स्थान पे? नैनी इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में, जहाँ से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से भारत का समय लिया गया है। वो स्थान है नैनी। वहाँ पे फांसी किसको दी गई? रोशन लाल को। और एक है राजेंद्र लाहड़ी। एक चौथे जो व्यक्ति हैं क्रांतिकारी राजेंद्र लाहड़ी। राजेंद्र लाहड़ी को फांसी दी गई है गोंडा में। कहाँ पे? गोंडा में। ये सुमेलित करना या असंगत वाला पूछा जाता है एग्जाम में। तो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां काफ़ी घनिष्ठ मित्र हैं, और जब इनको अरेस्ट कर लिया जाता है तो इनके वकीलों के द्वारा मुस्लिम वकील भेजे जाते हैं अशफाक उल्ला खां के पास में। उन्हें भड़काया जाता है इनके विरुद्ध में, लेकिन ये अपनी बात पे अडिग रहते हैं। महत्वपूर्ण क्रांतिकारी हैं और ये अच्छे कवि और लेखक भी हैं। तो राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दी गई, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में, रोशन लाल को नैनी इलाहाबाद में और राजेंद्र लाहड़ी को गोंडा में। जब अशफाक उल्ला खां को फांसी पे लटकाया गया था उससे पहले की इसकी कुछ लाइनें हैं कि जाऊंगा खाली हाथ में एक दर्द मेरे साथ जाएगा, जाऊंगा खाली हाथ में एक दर्द मेरे साथ जाएगा, जाने पता नहीं कब हिंदुस्तान आजाद वतन कहलाएगा। बिस्मिल कहता है फिर आऊंगा लेकर नया जन्म मैं, भारत माँ तुम्हें आजाद कराऊंगा। जी करता है मैं भी कह दूं मजहब से बंधा हूँ, जी करता है मैं भी कह दूं मजहब से बंधा हूँ। मैं मुस्लिम हूँ पुनर्जन्म की बात नहीं कर सकता हूँ, मैं मुस्लिम हूँ पुनर्जन्म की बात नहीं कर सकता हूँ। अगर हुई मुलाकात खुदा से तो झोली फैला दूंगा, अगर हुई मुलाकात खुदा से तो झोली फैला दूंगा। पुनर्जन्म की दुआ मैं मांगूंगा, वापिस जन्म लूंगा, हिंदुस्तान को आजाद कराऊंगा। इस प्रकार से एचआरए के द्वारा, क्रांतिकारियों के द्वारा जो कार्य किया गया, उसके बाद में एक नौजवान सभा की स्थापना की जाती है। नौजवान सभा, नौजवान सभा जो है इसमें आपको दो ही बातें ध्यान रखनी है कि इसकी स्थापना कब हुई। तो नौजवान सभा की स्थापना 1926 में हुई है। कब हुई है? 1926 में। नौजवान सभा की स्थापना कब हुई? 1926 में। और दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, संस्थापक। तो इसके संस्थापक जो हैं उनका नाम आता है, एक तो भगत सिंह, संस्थापक में कौन आएगा? भगत सिंह आएगा, और एक छबील दास। छबील दास। नेक्स्ट अगला संगठन पढ़ते हैं HSRA। HSRA इसका पूरा नाम है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इसकी स्थापना होती है 10 दिसंबर 1928 में। स्थापना होती है 10 दिसंबर 1928 में। स्थापना का स्थान आपसे पूछा जाए तो इसका स्थान है फिरोज शाह है, कोटला मैदान, दिल्ली में। स्थापना कहाँ पे होती है?
फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में। और इसके संस्थापक की बात करें हम तो इसके संस्थापक हैं चंद्रशेखर। संस्थापक कौन हैं? चंद्रशेखर हैं। HSRA के द्वारा जो महत्वपूर्ण घटनाएं इनके द्वारा की जाती हैं उनको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक तो इन्होंने सैंडर्स की हत्या की है। सैंडर्स की हत्या 17 दिसंबर 1928 को। एक इन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका गया है, बम फेंकने की घटना होती है, जिन पे बाद में लाहौर षड्यंत्र नाम से केस चलाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम इस बात को सीखते हैं कि सैंडर्स की हत्या क्यों की गई। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आता है भारत में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, यह जिस समय भारत में आता है उस समय यह कहा जाता है कि 10 वर्ष बाद इसकी हम समीक्षा करेंगे। इसके तहत किस प्रकार का शासन भारत में चल रहा है उस प्रक्रिया के दौरान इसमें हम संशोधन बाद में करेंगे, समीक्षा के बाद। लेकिन सरकार, ब्रिटेन में सरकार के चुनाव होने वाले हैं और उसने पहले ही इसकी समीक्षा के लिए एक आयोग भारत में भेज दिया है जिसका नाम है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन, साइमन आयोग। और इसके अध्यक्ष हैं सर जॉन साइमन। अध्यक्ष कौन है? सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष हैं, सर जॉन साइमन। इसमें टोटल 7 सदस्य हैं। सभी सदस्य ब्रिटिश हैं, अंग्रेज पदाधिकारी हैं सभी। इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया कि सभी अंग्रेज पदाधिकारी हैं इसमें, ये तो यही कहेंगे कि शासन जो है वो अच्छा चल रहा है। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में यह आयोग भारत में आ गया है। इसके विरोध में साइमन कमीशन गो बैक, इसके विरोध में साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगते हैं। लाहौर में और बंबई में काफ़ी आंदोलन होते हैं। लाहौर में जो नेतृत्व करता है साइमन कमीशन के विरोध में, उसका नेतृत्व कर रहे हैं लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय कौन कर रहे हैं? लाला लाजपत राय। अंग्रेज पदाधिकारी हैं सकौट। क्या नाम है जिनका? सकौट। सकौट के आदेश के अकॉर्डिंग लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज की जाती है और ये बुरी तरह से घायल हो जाते हैं और 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो जाती है। 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो गई। तो HSRA संगठन जो है वो बनाई है, आपने पढ़ा 10 दिसंबर 1928 में। तो इस संगठन ने सबसे पहले तो ये कहा कि लाला लाजपत राय की जो हत्या की है इसका हम बदला लेंगे, 1 महीने के अंदर अंदर बदला लेंगे। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो क्रांतिकारी नेता हैं ये सकौट को मारना चाहते हैं। किसको मारना चाहते हैं? सकौट को मारना चाहते हैं। लेकिन गोली जो है वो गलती से, मिस्टेक से सैंडर्स को लगी है। हत्या किसकी हुई? सैंडर्स की। और एक इसके साथ में एक अन्य व्यक्ति और था, चरण सिंह, उसकी। इन 2 लोगों की मृत्यु हुई, सैंडर्स और चरण सिंह की। सकौट की मृत्यु नहीं हुई। मारना किसको चाहते थे? सकौट को मारना चाहते थे। तो ये सकौट को मारना चाहते थे, लेकिन मारा कौन गया? सैंडर्स मारा गया। तो सैंडर्स की हत्या होती है 17 दिसंबर 1928 को। और लाला लाजपत राय की मृत्यु कब होती है? 17 नवंबर 1928 को। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में। संस्थापक कौन है? चंद्रशेखर। साइमन कमीशन किसके लिए भारत आया था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम की समीक्षा के लिए। साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य हैं? 7 सदस्य हैं। इसके अध्यक्ष कौन है? सर जॉन साइमन है। नेक्स्ट बात देखिए, सेंट्रल लेजिस्लेटिव
असेंबली जो है इसमें 2 बिल प्रस्तुत किए गए हैं और उन पे चर्चा चल रही है। 8 अप्रैल 1929 को एक बिल तो इसमें प्रस्तुत किया गया है जो सेफ्टी बिल के नाम से है, पब्लिक सेफ्टी बिल, और एक जो है वो ट्रेड प्रॉब्लम्स बिल है एक। ये बिल प्रस्तुत किए जाते हैं और भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त के द्वारा यहाँ पे एक असेंबली के पास में बम विस्फोट किया जाता है और बम विस्फोट करने के बाद में भगत सिंह वहाँ पे इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब का तात्पर्य होता है परिवर्तन। इनकलाब का मतलब क्या होता है? परिवर्तन चाहने की कोशिश है यहाँ पे। अब इनके बाद में इन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है और इन 3 लोगों पे लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से मुकदमा चलता है। उसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु 3 लोग हैं। एक का नाम भगत सिंह, एक है सुखदेव और एक है राजगुरु। इनको तीनों को फांसी दी जाती है 23 मार्च 1931 को। सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु को फांसी कब दी जाती है? 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र केस चला करके इन्हें फांसी दी गई है। लाहौर षड्यंत्र केस जो है ये काफी लोगों पे चलाया गया है। यहाँ की 1-2 घटनाएं और देखिए। लाहौर षड्यंत्र केस में इसमें आगे क्या होता है कि यहाँ पे जो व्यक्ति बंदी बनाए गए हैं, क्रांतिकारी बंदी, उन्हें राजनीतिक बंदी का दर्जा नहीं दिया गया। एक होते हैं राजनीतिक बंदी और एक होते हैं साधारण बंदी। तो उन्हें क्या मान रखा है? साधारण बंदी मान रखा है। राजनीतिक बंदी का दर्जा उन्हें नहीं दिया गया। इसलिए जेल में लाहौर षड्यंत्र केस जिन पे चल रहा है वो लोग भूख हड़ताल पे चले गए हैं। किस पे चले गए हैं? भूख हड़ताल करते हैं और उस भूख हड़ताल में एक व्यक्ति 64 दिन भूखा रहने के बाद जिनकी मृत्यु हो जाती है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, वे हैं जतिन दास। जतिन दास जो हैं इनको 64 डेज भूखा रहने के बाद इनकी मृत्यु हो गई। तो पूछा जाए कि राजनीतिक बंदी की डिमांड, मांग जो की गई है उस दौरान जेल में भूख हड़ताल की गई, उसमें किसकी मृत्यु होती है? जतिन दास की मृत्यु हो जाती है। अब HSRA के जो अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर, ये एक ट्रेन पर आक्रमण करते हैं और लॉर्ड इरविन को मारना चाहते हैं। किसको मारना चाहते हैं? लॉर्ड इरविन को। लेकिन लॉर्ड इरविन उसमें नहीं मरते हैं। तो महात्मा गांधी अपने समाचार पत्र यंग इंडिया में इनकी आलोचना करते हैं। समाचार पत्र है यंग इंडिया, किसका है? महात्मा गांधी का है। HSRA के द्वारा जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसकी महात्मा गांधी यंग इंडिया में आलोचना करते हैं और शीर्षक देते हैं बम की पूजा। बम की पूजा नामक शीर्षक से ये यंग इंडिया में आलोचना करते हैं चंद्रशेखर और यशपाल की। इनके साथ में एक व्यक्ति और हैं जिनका नाम है यशपाल। अब चंद्रशेखर जो है वो इसी बात से प्रभावित होकर के या दुखी होकर के भगवती चरण बोरा से एक पुस्तक लिखने का आग्रह करते हैं। भगवती चरण बोरा, और एक पुस्तक लिखी जाती है फिलोसॉफी ऑफ बम। फिलोसॉफी ऑफ बम पुस्तक जो है ये किसने लिखी है? भगवती चरण बोरा ने। किसके कहने पर? चंद्रशेखर आजाद के कहने पर। इस पुस्तक में किसका प्रभाव है? इस पुस्तक में भगत सिंह का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? भगत सिंह का प्रभाव है। और
बाद में भगत सिंह ही इसे पूरा करते हैं। ऐसा पूछा जाए कि फिलोसॉफी ऑफ बम्स जो पुस्तक है इसे पूर्ण किसने किया है, तो भगत सिंह ने किया है। अब बात करते हैं नेहरू रिपोर्ट 1928 की। नेहरू रिपोर्ट 1928। अब सबसे पहली बात यह आती है कि नेहरू रिपोर्ट क्यों लिखी गई, क्यों प्रकाशित की गई, क्या आवश्यकता थी। तो उस समय भारत के एक सचिव हैं, भारत सचिव, जिनका नाम है बर्गेन हेड। बर्गेन हेड नामक भारत के सचिव हैं और इनके द्वारा चुनौती दी जाती है, किन से, मोतीलाल नेहरू से। जब भारतीय कांग्रेस के जो नेता हैं इन्होंने आग्रह किया, जब आप कानून बनाते हैं तो हम भारतीयों की राय क्यों नहीं लेते हैं, हम बताएंगे कि कौन कौन से मामलों पे हमारा अधिकार रहना चाहिए, कौन से मामलों पे आपका अधिकार रहना चाहिए। तो बर्गेन हेड ने कहा कि आप ऐसा कीजिए, एक संविधान लिख दीजिए और वो संविधान पे आपके भारत की जो राजनीतिक पार्टियां यदि सहमत हो जाती हैं तो हम इसे लागू कर देंगे। कानून बनाना इतनी नॉर्मल बात नहीं होती है। तो चुनौती को स्वीकार कर लिया, किसने, मोतीलाल नेहरू ने। और चुनौती किसने दी थी, बर्गेन हेड ने दी थी। अब मोतीलाल नेहरू ने 9 सदस्यों की कमेटी बनाई। कितने सदस्यों की कमेटी बनाई, 9 सदस्यों की कमेटी बनाई। कमेटी में सारे सदस्य आपको याद नहीं करने, लेकिन एक सदस्य का नाम आपको जरूर याद रखना है, जो सुभाष चंद्र बोस भी इस कमेटी का सदस्य हैं। सुभाष चंद्र बोस इस कमेटी का सदस्य हैं। अब मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट जो है वो लिखी, अब प्रस्तुत कर दी है और उसमें जो मांग की गई हैं वो मांग देखिए नेहरू रिपोर्ट में क्या क्या डिमांड की गई। सबसे पहली बात ये कही गई, जो मेन पॉइंट है वो बात हम करते हैं यहाँ पे, द्वैध शासन जो है ये समाप्त किया जाए। द्वैध शासन क्या किया जाए, समाप्त किया जाए, ये डिमांड की। दूसरा, डोमिनियन स्टेट, अधिराज्य का दर्जा दिया जाए भारत को, अधिराज्य का दर्जा। इसका मतलब ये था कि रक्षा, विदेश और दूरसंचार, ये 3 मामले तो गवर्नमेंट, ब्रिटेन की सरकार कानून बनाए इन पे, कहने का मतलब ब्रिटिश सरकार कानून बनाए। इनके अलावा जो बच गए हैं जितने भी पॉइंट्स, बिंदु, उन पे कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल भारतीयों को दिया जाए, ये डिमांड यहाँ पे की गई। डोमिनियन स्टेट की बात कही गई, द्वैध शासन की बात कही गई। तीसरा, इसमें सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन जो हो रहा है यह समाप्त किया जाए। जैसा कि आप जानते हैं 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में पहली बार मुस्लिमों को निर्वाचन प्रणाली में आरक्षण दिया गया और उस निर्वाचन प्रणाली का जो आरक्षण के आधार पे जो निर्वाचन प्रणाली में आरक्षण था उसका विस्तार किया गया 1919 में। इस बात का यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट में क्या किया गया, विरोध किया गया और ये बात जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं आई मोहम्मद अली जिन्ना को। किसको, मोहम्मद अली जिन्ना। तुरंत प्रभाव से आक्रामकता दिखाई मोहम्मद अली जिन्ना ने कि ऐसे कैसे सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन जो है वो समाप्त कर दिया जाए। हम तो ये डिमांड करते हैं कि हमारे लिए सीटें भी निर्धारित की जाएं, असेंबली में भी और सरकारी नौकरियों में भी। और मोहम्मद अली जिन्ना इसके विरोध में 14 सूत्रीय एक मांग रख देते हैं। कितनी सूत्रीय, 14 सूत्रीय। कांग्रेस का अधिवेशन होता है 1928 में। यह अधिवेशन कोलकाता में होता है। कहाँ पे होता है, कोलकाता में। और इसकी अध्यक्षता भी किसने की है, मोतीलाल नेहरू ने की है, मोतीलाल नेहरू ने। अब आपसे पूछे कि नेहरू रिपोर्ट कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रस्तुत की गई, तो कोलकाता के 1928 के अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और जिसका खुल करके विरोध सुभाष चंद्र बोस ने और जवाहरलाल नेहरू ने किया। खुल करके विरोध किया यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने। जो नेहरू रिपोर्ट है वो कोलकाता के 1928 के अधिवेशन में प्रस्तुत की गई थी। तो ये हमने महत्वपूर्ण फैक्ट जो थे
यहाँ पे क्रांतिकारियों की जो घटनाएं थी उनके बारे में पढ़ा और डेफिनेटली ये पार्ट आपका शायद क्लियर हो गया है। धन्यवाद।